बताना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट अपनी गलती का इतराफ करे, को कारोबार तो करें, को खाने खाना। देखिए, जब पेट में खाना होगा, जब इकॉनमी ठीक होगी, सोचें भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब भूख से जान निकल रही होगी तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? भूख का क्या मजहब होता है? कोई मजहब नहीं होता। रोना रो रहे होते हैं, महंगाई 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 महंगाई, मारे गए, लूटे गए, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मुझे पाकिस्तान का इस टाइम पे सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है, वो है महंगाई। महंगाई से बेहाल बाजार, राशन की दुकानों पर लंबी कतार, आटे, दाल और तेल के दाम आसमान पर। पाकिस्तान में आर्थिक संकट अब आंकड़ों से निकलकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर चोट कर रहा है। यहाँ पे रोटियां तंदूर होंगे, वहां पे ढाके पड़ेंगे जो 50 रुपए की रोटी होगी। तो आप पिछली दफा भी भागे थे, रिजाइन दिए बगैर भागे थे, आपको शायद याद। वो ऐसे ही किसी को कहा था मैं सब्जी लेने गया हूं तो वो लंदर भाग गए थे। पिछली दफा भी ऐसे ही गए थे। मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने पाकिस्तान को उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां आज पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा है। एक मुस्लिम मुल्क में रमजान जैसे पाक महीने के क्या मायने हैं, ये हर कोई जानता है। लेकिन अफसोस है कि इस महीने में भी पाकिस्तानी भूखे सोने पर मजबूर हैं। रोजा खोलने के लिए उनकी जेब में जितने पैसे हैं उसमें तो एक सेब भी नहीं आएगा। इस वक्त पाकिस्तान में आम आदमी के लिए खाने पीने की चीजें पहुंच से इतनी दूर हो गई हैं कि बस पूछिए मत। महंगाई ने एक बार फिर पाकिस्तानियों को रुला दिया है। एक गरीब पाकिस्तानी की बात तो छोड़िए, जो थोड़ा बहुत कमाता भी है वो भी सिस्टम और सरकार को कोस रहा है, लाचार है, बेबस है, महंगाई की मार का शिकार है। रमजान के महीने में इफ्तारी का सामान भी नहीं जुटा पा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में मुनाफाखोर चांदी काट रहे हैं। सरकारी रेट के बावजूद कीमतें धड़ल्ले से बढ़ रही हैं। फल और सब्जियां बेचने वाले सरकारी प्राइस लिस्ट दिखाए बिना जनता को लूट रहे हैं। मुझे आज भी फिट पड़ता है, आप गवर्न करने की सलाहियत रखते हैं अपने आप को? नहीं रखते। 1947 से पहले तो इस मुल्क के बंटवारे पे मैं एग्री नहीं करता। मुल्क का एक ऐसा टुकड़ा, मुल्क का एक हिस्सा ऐसी जगह पे जिसको आप डिफेंड ही नहीं कर सकते, जिसको आप गवर्न ही नहीं कर सकते। फिर आप इतने ज्यादा रेसिस्ट हैं जिसकी हद कोई नहीं है। पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई है, बंगालियों ने पाकिस्तान बनाया था। बिल्कुल, आपकी आबादी भी उनसे ज्यादा थी। आपने बनते ही उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। आप सारे 75 साल भारत नफरत हमने सिखाई है सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में। बल्कि मैं आरजू एक और बात कहूंगा, नफरतें तो खैर, एक तो दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो नेचुरल एलिमेंट है कि भारत के ऊपर इतने बड़े, मैं तो इसको अपने डीएनए का मैटर, मैंने कहा है आपको कई दफा, मैंने कहा कि हमारा डीएनए ऐसे है कि थोड़े से मुगल या ये आते थे लोग टर्किश वगैरह और हमारे एक बहुत बड़े महाभारत के ऊपर वो रूल करते रहे हैं। आज जो वो नफरतें हैं वो उसके रिजल्ट है, उसका नफरत है, पाकिस्तान से नफरत। कि जज एक कहीं और जाता है तो अपने मर्जी के जजों के पास ले जाते हैं केसेस फैसले कराने के लिए। तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? कौन आएगा? पागल होगा आएगा वहां। मुझे ये, आपका इमेज क्या है दुनिया में? कांगो है आप, कांगो दुनिया घाना के साथ आपका कंपैरिजन करती है, ये सीरिया के साथ आपका कंपैरिजन। अब तो पठान भाई जो नस्वार खाने वाले वो भी आपसे आगे निकल चुके हैं। इस वक्त उनके पास डॉलर भी आपसे ज्यादा है, डॉलर की कीमत भी अफगानी करेंसी में कम है और आपसे ज्यादा सुकून है अफगानिस्तान में इस वक्त। कि इंडिया ने जो है वो कोई कैंसर के लिए जो है, कैंसर की डिजीज जो है उसके लिए कोई इलाज दरियाफ्त किया है, उसके ऊपर भी मैंने आपका ट्वीट भी बल्कि देखा। हम ना सही, हमारे पड़ोस में तरक्की की तरफ जाया जा रहा है, कैंसर की रिसर्च की जा रही है और वहां पे खबर आई है कि उन्होंने कैंसर की एक किस्म का उनका तजर्बा ठीक रहा है भारत का। एक तरफ पे लोग जो हैं वो अपने सैटेलाइट बार ऊपर भेज रहे हैं, लोग जो हैं वो नई बुलंदियों को टच कर रहे हैं, हम पस्तियों की गहराइयों को टच कर रहे हैं, ऑपोजिट। और जो दुख वाली बात सबसे ज्यादा है कि डीएनए सेम है, डीएनए सेम। आज आपकी मैं तस्वीर खींच के आरजू किसी चैनल पे लगा दूं कि आप यू वर बोर्न इन मुंबई, यू आर फ्रॉम कर्नाटका, तो कोई कह नहीं सकेगा क्या। हमारा डीएनए, खाना एक है, सोच एक है, हर चीज एक है। लेकिन क्या वजह है, क्या वजह है कि 76 साल से धोखा है एक? मेरी समझ, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं इस चीज में। बांग्लादेश के बारे में नहीं, आखिरी बात करना चाहूंगा जी। देखिए 47 को आपने 1947 में भारत को छोड़ा, आप पाकिस्तान बना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मैं छोटा सा कंपैरिजन मेरे सामने आज मैं पढ़ रहा था अगले दिन कि इस वक्त बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $33 बिलियन है।
भारत के 560 बिलियन है। अब मैं दूसरा कंपैरिजन कर रहा था, 1972 में आपकी आबादी सिर्फ 6.5 करोड़ थी, 6.5 करोड़। और मैं अगले दिन एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि यूएई का जब एक दफा यहाँ पे 1960s में आए, आपका दिमाग इतना खराब था, शुरू से ही आप इस तरह के लोग हैं। और सर वो न्यूज भी आपने देखी होगी, वो जो एक ख्वाजा सरा को राशन देने के लिए कह रहे हैं कि नाच के दिखा। बिल्कुल, ये वाली कौन है हमारी? ये तो अभी हर बंदे को नचाएंगे, ये तो पूरी कौम नाचेगी आटे के लिए भाई, ये तो पूरी कौम नाचेगी। लेकिन आरजू, मैं दुख होता है, मेरी मादरे मिल्लत है, लेकिन पस्तियों की नए से नए स्टैंडर्ड आप दरियाफ्त कर लेते हैं, नए से नए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अफगानिस्तान भी आपसे आगे निकल जाएगा। लेकिन कभी 22 करोड़ लोगों ने, 23 करोड़ लोगों ने भी कभी सोचा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है? हमें धोखे दिए जा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी हम करेंगे, हम IMF के मुंह पे पैसे मारेंगे, यहां घर बनेंगे, लोग बाहर से आकर मजदूरियां करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किस खामोशी के साथ। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, माफी भी नहीं होती, खुदा के दर पे भी माफी नहीं होती, और आप उसके बाद तरक्की भी नहीं कर सकते। आपका जहन ही नहीं इजाजत देता जब तक अपनी गलती ना माने। आज मैं ये बिल्कुल चाहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी गलती का इतराफ करे। दूसरी बात है, मैं आखिर में ये भी ऐड करना चाहूंगा कि वहां पे जो वो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां से बिलावल भुट्टो के लिए भी इनविटेशन आया है। कल मुझे ये पता चला है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इनविटेशन की बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल में इन दोनों को जाना चाहिए। चीजें स्लो करें, आइस मेल्ट करें, जो कुछ भी है कोशिश करें, नफरतों को कम करें, क्योंकि मेरे ख्याल में नफरत एक ऐसा पैशन है, ये तो पैशन की एक शक्ल है, लेकिन नेगेटिव। उसका आपकी सेहत पे बुरा असर है, आपके कंट्री के ऊपर बुरा असर है। कोशिश करें पॉजिटिव सोचें। मेरे ख्याल में इससे बेहतरी इसी से आएगी। और 21st सेंचुरी में एक बात कभी ना भूलें, मैं हमेशा ये कहता हूं, एक बात कभी ना भूलें आप, हम वो लोग हैं जिनकी सोचें एक है, जिनका कल्चर एक है, जिनका DNA एक है, जिनका खाना पीना हर चीज एक है। और इस तरह की चीजें आपको दुनिया में कहीं नहीं, कोई और ऐसी कौम नहीं मिलेगी जिनके साथ, ना हम पाकिस्तानियों को मिडल ईस्ट से ये चीजें मिलती हैं, ना कहीं और से मिलती। ये सिर्फ चीजें भारत है, बांग्लादेश है, बल्कि नेपाल के साथ भी हमारा कल्चर सिमिलैरिटीज। तो ये एक बड़ी यूनिक है चीज। इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर सोच होनी चाहिए बजाय नेगेटिव। मजहब, मैं हमेशा ये कहता हूँ आरजू, हम पैदा बहैसियत इंसान होते हैं, मजहब और नाम बाद में दिया जाता है, और उसके पीछे इतना नहीं जाना चाहिए कि आपको तकलीफ, आप हर्ट होना शुरू हो जाए। तो ये एक मेरी जो सोच ये है। और मैं हमेशा समझता हूं कि कभी भी आप लेट नहीं होते कोई भी चीज, अच्छी चीज शुरू करने के लिए। तो मेरे ख्याल में अच्छी सोच रखनी चाहिए, उसके अच्छे रिजल्ट होंगे। बुरी सोच रखेंगे, बुरे रिजल्ट होंगे। वो बात मैं एग्री करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कम अज कम स्टेम सब्जेक्ट पढ़ें, इनकी मुआशियत तो ठीक हो, को कारोबार तो करें, को खाने का। देखें, जब पेट में खाना होगा, जब इकॉनमी ठीक होगी, सोचें भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब भूख से जान निकल रही होगी तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे? भूख का क्या मजहब होता है? कोई मजहब नहीं होता। तो सर ये तो चाहते हैं कि आम पब्लिक समझ ना सके, सोच ना सके, ये इसीलिए तो उसको ये खाना कम दे रहे हैं। नहीं, खाना क्या देना, खाना तो अब लग्जरी है इस वक्त। मुझे आप मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, 22 करोड़ लोगों से ये सवाल है। आगे जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आगे आने वाले हालात हैं, आपकी फौज को मिशन रोटी शुरू करना पड़ेगा। आपकी फौज रोटियां तकसीम किया करेगी अपनी हिफाजत में, क्योंकि आपके जहां पे रोटियां तंदूर होंगे वहां पे ढाके पड़ेंगे, जो 50 रुपए की रोटी होगी, तो आपकी बंदूकें लेके लोग रोटियों को पड़ने वाले। अब मैं बात, 50 रुपए की रोटी और 60 रुपए का नान किस तरह खाओगे भाई? ये मुझे बता दो, मैं कम से कम मैं तो चुप कर जाऊं। ये 380 अरब रुपए का जो बजट आ रहा है, उसमें पेट्रोल वगैरह तो खत्म हो जाएगा, डीजल वगैरह तो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। सर वही खोता गाड़ियां, सर दोबारा स्टोन एज में जाके वही खोता गाड़ियां चलेंगी। गधे भी चाइना को दे दिए इन्होंने, तो आप क्या करेंगे? सर हकीकत मैं कई दफा मैं सुन चुका हूं कि आप एक मुल्क बनाने की सलाहियत रखते थे। आप इसाकडार जो इमरान खान को कह रहे हैं कि आइए जी डिबेट करते हैं, वो जैसे अमेरिका वगैरह में लाइव डिबेट होती है, उसकी दावत दे रहे हैं। इसाकडार साहब ने अगले दिन जो आपने तकरीर की है, वो तकरीर लग रही थी कि उनकी आखिरी तकरीर है। उसकी वजह क्यों, जब देखें वो खुद कह दें कि अब दुआएं खैर करें जी, देखें मैंने जो करना था कर लिया है, अब खुदा के हवाले। उन्होंने बिल्कुल यही कहा।
उन्होंने कहा जी मैंने जो करना था कर लिया है, अब आप और आपका मुल्क खुदा के हवाले है, मैं तो भाई लंदन वापस। उन्हें बच्चे याद आ रहे होंगे उनको, या वहां जो कारोबार शुरू कर रखा होगा, दोबारा भागना होगा। रिजाइन भी नहीं किया वैसे उन्होंने, यही नहीं, कहा तो आपको याद है उसने बनाया है मुल्क को, खुदा ही देखेगा। इसहाक डार पिछली दफा भी भागे थे, रिजाइन दिए बगैर भागे थे, आपको शायद याद। वो ऐसे ही किसी को कहा था मैं सब्जी लेने गया हूं तो वो लंदन भाग गए थे, पिछली दफा भी ऐसे ही गए थे। तो ये पाकिस्तान में दुख है। आरजू मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं अपना दुखड़ा किसके सामने रखूं। कोई नजर ही नहीं आता ऐसा बंदा, मैं अकेले ही चीख रहा हूं, या लग रहा है वॉशिंगटन डीसी में मैं ही एक वाहिद आदमी हूं जो इनको कह रहा हूं कि यार उठो खुदा के लिए, अपनी ये मादरे मिल्लत है तुम्हारी यार, ये तुम्हारा हल नहीं है। ये 3-4 लुटेरे जो क्या, आपको 60 करोड़ रोटियां डेली बेस पे चाहिए होती। एज ए नेशन आपका मिजाज क्या है? यू आर एंटी बिजनेस, यू आर एंटी प्रोग्रेस, यू आर एंटी सोशल। दूसरे आपके माटोस क्या है? आपकी फिलॉसफी क्या है? जो खुश इखलाक होता है उसको कहते हैं ये मुनाफिक है, तरक्की जो कर रहा होता है उसको कहते हैं खुशामदी है, जो बिजनेसमैन है उसको कहते हैं चोर है। सारा दिन सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे अवारगी आप करते हैं। और सर जो सच बोल रहा होता है, सर जो सच बोलता है उसको कहते हैं गद्दार है। गद्दार बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि नफरतों से भरे पड़े हैं, और आज तक मेरी समझ से यह बाहर है कि सारा दिन टिकटॉक को ट्वीट करते हैं। इन लोगों को यह नहीं बता सकता, जिहाद बताएगा कौन निकले, लेकिन अपने बच्चे जो अपने लौंडे लपाड़े वो लंदन में जमा करा रखे हैं ऑक्सफोर्ड जाने के लिए। अपने बच्चे जो है 22 करोड़ लोगों के बच्चों को मरवाना चाहता है, कहता है ये ब्लड लाइन है, मुझे अरेस्ट किया तो तुम मर जाना, फट जाना तुम। कैसा ये इंसान है? मेरी समझ से बाहर। मैं बिल्कुल इस वक्त नहीं समझ पा रहा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। जब पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचाना ना चाहते हो तो कौन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल ही दोस्तों नीचे गिर चुकी है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो दोस्तों भूखी मर रही है। इस वीडियो में यही बताया जा रहा है। साजिद तरार और आरजू काजमी आपस में यही बात कर रहे हैं। साजिद तरार लताड़ते हुए पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद सिर्फ मोदी ही है या भारत ही है। भारत के अलावा और कोई नहीं पाकिस्तान को बचा सकता। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन दोस्तों इसमें अच्छी तरह से पाकिस्तान को लताड़ा हुआ है दोस्तों साजिद तरार ने, और बहुत अच्छे से बताया पाकिस्तान की हालत। और दोस्तों जो रोटी है वो दोस्तों वहाँ के लोगों को मिल नहीं रही है, बहुत ही बुरी हालत है। और इसका कारण है आतंकवाद जो पाकिस्तान करता है, और जो सारी इकनॉमी इसीलिए इनकी भट्टा बैठ गया है, क्योंकि जितना भी दोस्तों पैसा भीख मांगकर इनका आता है सारा दोस्तों आतंकवाद पर लगाया जाता है। पाकिस्तान की आवाम पर या पाकिस्तान की ग्रोथ में नहीं लगाया जाता। इसलिए पाकिस्तान की आवाम आज के टाइम पर भूखी मर रही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।